हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे फंडामेंटल राइट में जो हमारा आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 19 है। इन तीनों मुद्दों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास रहेगा कि इस वीक के एंड तक में हम लोग फंडामेंटल राइट को कम से कम कंक्लूड करें। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। हेलो भोजराज, आदित्य, राकेश, हर्ष, सूर्या, ललित, रोहन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 16 क्लाउज 4 देख रहे थे। आर्टिकल 16 क्लाउज 4 में हम लोगों ने देखा, क्या देखा हम लोगों ने उसमें कि स्टेट जो है सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उनके लिए क्या कर सकती है, उनको जॉब में उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, उनके लिए सरकारी नौकरियों में सीटें रिजर्व कर सकती है। ओके, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, दो अमेंडमेंट आपको याद रखना है यहां पर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग आर्टिकल 16 क्लाउज 5 और आर्टिकल 16 क्लाउज 6 इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं दोस्तों। एक आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 16 क्लाउज 4A। आर्टिकल 16 क्लाउज 4A ध्यान से समझना। आर्टिकल 16 क्लाउज 4A ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो एससी एंड एसटी हैं, यानी जो एससी और एसटी, सिर्फ यहां पर एससी और एसटी की बात हो रही है, ओबीसी नहीं, है ना। ये प्रोविजन क्या करता है? ये प्रोविजन करता है कि एससी एसटी को प्रमोशन में भी क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। प्रमोशन यानी जो प्रोन्नति होती है ना, जॉब में प्रमोशन होता है। आप कभी एक बार कहीं ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आपने एज एसडीएम ज्वाइन किया, एसडीएम के बाद आप एडीएम बनेंगे, एडीएम के बाद डीएम बनेंगे, डीएम के बाद आप क्या कहते हैं, कमिश्नर बनेंगे, उसी तरह फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब बनते हैं। तो जो ये क्या कहता है, एससी एसटी को प्रमोशन में भी क्या मिलेगा? प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। प्रमोशन में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। और इसे कब जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा, एडेड बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995। इसके बाद याद रखिएगा एक आर्टिकल और, आर्टिकल 16 क्लाउज 4B। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करता है। ये कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी, ये क्या मतलब है अभी इसका समझाता हूं मैं। कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी ये क्या कहता है कि जो बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी एससी एसटी के लिए ही रिजर्व रहेगी। एससी एसटी के लिए ही रिजर्व रहेगी। बैकलॉग वैकेंसी जो है वो एससी एसटी के लिए रिजर्व रहेगी। बैकलॉग वैकेंसी जो है वो एससी एसटी के लिए क्या रहेगी? रिजर्व रहेगी। और इसे कब जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, एडेड बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 में एक संविधान संशोधन हुआ, 81वां संविधान संशोधन 2000, उसमें ये चीज जोड़ी गई। ये बात तो आर्टिकल 16(4)A वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रमोशन में भी क्या होगा? एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा अगर उनको, मतलब उनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, किसमें? जो आपका प्रशासन है उसमें अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देंगे। लेकिन ये बैकलॉग वैकेंसी का मतलब क्या है? बैकलॉग वैकेंसी का मतलब जो पिछली वैकेंसी है, पिछला जो मतलब जो जॉब आया था, पिछली जो वैकेंसी आई थी, बैकलॉग का मतलब होता है पिछला। ठीक है, तो अब ये क्या है पिछली वैकेंसी? मान लीजिए, इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। जो मान लो कि कोई वैकेंसी आई है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा दोस्तों। कोई वैकेंसी आई है, मान लीजिए कि उसमें क्या है, 1000 सीट है। 1000 सीट है, इसमें तो क्या होगा? मान लीजिए कि 500 क्या है? अनारक्षित है, 500 अनरिजर्व्ड के लिए है, यानी कि कोई भी इसमें कंटेस्ट कर सकता है। और 500 जो है दोस्तों ये रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। अब मान लीजिए कि इसमें एससी और एसटी, एससी के लिए मान लीजिए इस 500 में एससी के लिए मान लीजिए कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और एसटी के लिए भी मान लीजिए कितनी सीटें हैं? इसमें 100 सीटें। मान लो, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एससी के लिए कितनी? 100 सीटें, एसटी के लिए 100 सीटें।
200 सीटें हैं। एग्जाम हुआ, कंडक्ट हुआ एग्जाम, लेकिन यहां पर जो एग्जाम में एससी में मान लीजिए कि 80 ही कैंडिडेट मिल पाए, 80 कैंडिडेट ही मिल पाए जो कि मतलब फाइनल स्टेज तक पहुंच पाए, एलिजिबल कैंडिडेट। और एसटी में भी मान लीजिए कि 80 कैंडिडेट ही मिल पाए जो कि फाइनल एग्जाम तक पहुंच पाए, फाइनल उसमें लिस्ट में उनका नाम आया। यानी कि यहां पर देखिए एससी की कितनी सीट, 20 सीट खाली रह गई, एसटी की कितनी सीट, 20 सीट खाली रह गई, यानी कि टोटल कितनी सीट, 40 सीट खाली रह गई। अब यह कहता है कि अगली जो वैकेंसी आएगी, मान लीजिए अगली वैकेंसी में 800 सीट है, 800 सीट है, प्लस ये जो 20 सीट है ये जोड़ा जाएगा इसमें, और ये सीट जो है इसको अनरिजर्व्ड में नहीं माना जाएगा, वो किया जाएगा। इसमें जो भी एससी एसटी के लिए जितनी सीटें होगी, मान लीजिए कि इसमें एससी के लिए और एसटी के लिए इसमें कितनी सीटें हैं, 80 सीट है, इसमें 80 सीट है, मान लीजिए एससी और एसटी के लिए इसमें ये क्या करेगा, ये जो 20 और 20 वैकेंसी ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगी। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कई सारी वैकेंसीज में कि एसटी की सीटें ज्यादा होती है, एसटी की सीटें ज्यादा होती है, अनरिजर्व की सीटें आपको कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो बैकलॉग वैकेंसी जो होता है ना वो ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है ना। अगर पिछले वैकेंसी में मान लीजिए कि उनकी सीटें फिल नहीं हो पाती थी, ये जो 20 सीटें बची है वो आप अनरिजर्व्ड के साथ नहीं मिला सकते हैं, अनरिजर्व्ड के साथ आप उसे, अनारक्षित के साथ उसे नहीं मिला सकते, वो एससी और एसटी के लिए ही रिजर्व रहेगी। उस वैकेंसी को आगे जब आप नोटिफिकेशन लाएंगे, आगे जब वैकेंसी लाएंगे तो उसमें आपको एससी और एसटी के साथ ही उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, अलग से ऐड होगा वो, है ना, अलग से ऐड होगा सौरभ जी। और उसमें लिखा रहता है ये बैकलॉग वैकेंसी है, नोटिफिकेशन जब कोई ध्यान से पढ़िएगा तो वहां पर लिखा होता है ये बैकलॉग वैकेंसी है। क्लियर है यहां तक? सर मेरे कॉलेज में मेरे सर सिर्फ मेरे साथ बुरा बिहेवियर करते हैं, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं और फालतू में, तो उसके लिए कोई लॉ है क्या प्लीज सर? देखिए उसके लिए कोई लॉ ऐसा नहीं है ना, आपके शिक्षक है ना, आप पे अगर गुस्सा करते हैं तो प्यार से उनको कहिए। आप हमेशा उन पर मतलब ना, आप क्या कहते हैं कि उनके प्रति आप अपना बिहेवियर चेंज करो, उनको मतलब ऐसा महसूस करा दो ना, मतलब उनको ही मतलब आप पे गुस्सा करने में वो अच्छा ना लगे, है ना। गुस्सा है, प्यार से उनको वो कर लीजिए, तरीका होना चाहिए आपके पास, है ना। इसके लिए ऐसा कोई आप लॉ नहीं है कि आप सीधा मतलब किसी के पास जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दें, है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अगर मॉलेस्टेशन होता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन करिए। अगर मतलब हैरेसमेंट होता है आपका तो उसके खिलाफ यू कैन अप्रोच टू पुलिस, एफआईआर कर दीजिए उनके खिलाफ। अगर आपका मेंटली हैरेसमेंट होता है, फिजिकल हैरेसमेंट होता है ना। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लाउज 5 एंड क्लाउज 6, देन वी विल मूव टू आर्टिकल 17। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी इसी को बोलता है कि पिछली वैकेंसी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, आगे चली जाएगी, है ना श्रेया। पिछली वैकेंसी जो है उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे, जब तक वो फिल नहीं होती रहेगी उसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे उसको। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? 15 का क्लाउज 6 तो पढ़ा दिया था ना, 16 का क्लाउज 5 एंड क्लाउज 6 ये अब हम लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे आर्टिकल 16 क्लाउज 5। आर्टिकल 16 क्लाउज 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहता है अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन के द्वारा, अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन के द्वारा चलाया गया कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ उसी रिलीजन के पर्सन को, उसमें सिर्फ उसी रिलीजन के यानी उसी धर्म के व्यक्ति को, उसी रिलीजन के पर्सन को जॉब दी जा सकती है, उसी रिलीजन के पर्सन को जॉब दी जा सकती है। मतलब क्या है इसका? अरे तो एक संविधान संशोधन जो होता है ना अजेंद्र, एक संविधान संशोधन में एक ही चीज थोड़े होता है, एक संविधान संशोधन में कई सारे बदलाव होते हैं।
पहले संविधान संशोधन में और भी बहुत कुछ हुआ है ना, वो तभी आपको 2-3 चीजें ही पता है, जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे आपको, ठीक। जैसे 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में एक ही चीज थोड़े हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया था, प्रियम्बल में भी चेंज हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, है ना। 44वां संविधान संशोधन में एक चीज थोड़े हुआ था, कई सारा चीज हुआ था। कोई संविधान संशोधन होता है तो ऐसा नहीं है कि पहला संविधान संशोधन तो उसमें एक ही बदलाव, कई सारे चेंज हो सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में इतना चेंज हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया उसको, इतना चेंज कर दिया गया हमारे संविधान को, है ना। क्लियर है, ठीक है। रिया, आपको कोई भी अगर वर्ड का मीनिंग अगर समझ में नहीं आता है ना तो आप बता दीजिएगा, है ना, मैं उसे लिख दूंगा। सर क्या हमें जब भी सीडीएस या सीएपीएफ का फॉर्म फिल कोई बैच लेने की नीड भी होगी? अगर आपने ऑलरेडी यहां से पढ़ रखी है तो आप प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बैच ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। रोहन सैनी, क्या समझ में नहीं आया बाबू, बताओ क्या समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे बात करते हैं इसका एग्जाम्पल समझिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा। ये क्या कहता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन, उसके द्वारा चलाया गया कोई इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा चलाई गई कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उस पर्टिकुलर रिलीजन के पर्सन को जॉब दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा संविधान, मतलब हमारे देश में अभी अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, है ना। अब उस राम मंदिर के अंदर, मान लीजिए वो जो राम मंदिर है उसके अंदर जो पुजारी, जो उनके अंदर प्रीस्ट होंगे, वो क्या कोई मुस्लिम हो सकते हैं क्या? उसको जो मैनेज करने के लिए मान लीजिए जो कमेटी होगी, वहां पर मान लीजिए अगर किसी आईएएस को, किसी आईपीएस को उसकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया जाता है, या किसी आईएएस को उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए तिरुपति मंदिर है, वहां पर आईएएस आईपीएस अपॉइंट होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रशासन की देखरेख के लिए, वहां पर सिक्योरिटी के उसके लिए। क्या वहां पर कोई तिरुपति मंदिर है तो वहां पर क्या कोई मुस्लिम को अपॉइंट किया जा सकता है, किसी क्रिश्चियन को किया जा सकता है? नो। हमारे संविधान का आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 कहता है अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन अगर मैनेज किया जा रहा है तो वहां पर उसी पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को जॉब दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक मेडिकल कॉलेज है वैलोर में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है ना, या क्रिश्चियन मेडिकल हॉस्पिटल है मान लीजिए, या फिर क्रिश्चियन स्कूल होते हैं मान लीजिए, जो कि किसी क्रिश्चियन ईसाइयों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वहां पर जो मान लीजिए जॉब दिया जाएगा, जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होंगे, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी रिलीजन से हो, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा चलाया गया इंस्टीट्यूशन है। जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स के द्वारा मदरसा चलाया जाता है, मदरसा में जो एजुकेशन दिया जा सकता, हो सकता है वहां पर मदरसा में सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर रिलीजन के व्यक्ति को जॉब दी जाए। क्लियर है पॉइंट यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंड से चल रही है तब भी, अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन के द्वारा अगर मैनेज किया जा रहा है तो, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक बच्चे को समझ में नहीं आया 16 क्लॉज 4 भी, पहले मैं उसे समझा दूं, और ठाकुर अमन जी 1976 में हुआ था, है ना। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं, देखिए ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आया ना 16 क्लॉज 4 भी, आप इसे समझ लो एक बार, फिर से मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ना कोई वैकेंसी आई, मान लो कि उसमें 1000 सीट है, ध्यान से मेरी बात को सुनो बस। 1000 सीट है, उस 1000 सीट में तो एससी के लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी, एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व होगी। मान लीजिए कि 1000 सीट में एससी के लिए 100 सीट रिजर्व है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी ही आ सकते हैं। एसटी के लिए 100 सीट रिजर्व है, मान लीजिए कि उसमें एसटी ही आ सकते हैं। एग्जाम हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन जब 80 जो एससी के लिए जो 100 सीट थी, उसमें 80 कैंडिडेट ही ऐसे मिल पाए जिन्होंने कि पूरा एग्जाम वगैरह क्वालिफाई किया और वहां तक पहुंच पाए। एसटी में 100 मतलब 80 कैंडिडेट ही ऐसे मिल पाए जो कि मतलब फाइनल लिस्ट तक पहुंच पाए, यानी कि एससी और एसटी में 20-20 सीटें क्या रह गई, खाली रह गई। अब उस 20-20 सीटों का क्या होगा? जो अगली वैकेंसी आएगी, क्या उसको हम मतलब क्या जो अगली वैकेंसी आएगी, ये जो 40 सीटें बची उसको क्या अनरिजर्व्ड में मतलब मिला देंगे, या फिर वो एससी और एसटी के लिए ही रिजर्व रहेगी? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी ये कहता है कि जो सीटें खाली रह गई है
उसको आगे जब कोई वैकेंसी आएगी तो ये सीटें सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए रिजर्व है। उसे सिर्फ और सिर्फ एससी की जो सीट है उसे एससी में मिलाएंगे, एसटी की जो सीटें हैं उसे एसटी के साथ ऐड करेंगे। जो बैकलॉग वैकेंसी जो मतलब पिछली वैकेंसी में कुछ सीटें अगर खाली रह गई है तो वो आगे जब उसे ऐड करेंगे आप तो वो एससी और एसटी के लिए ही रिजर्व रहेगी वो सीट। ये कहता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। याद रखिएगा इस चीज को। सोनू जी कुछ एग्जाम्स में है, कुछ किसी में नहीं है। आ गया समझ में सभी को अब? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 6। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये कहता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन की बात करता है, यानी 10% आरक्षण की बात करता है ना। और इसको कब जोड़ा गया? एडेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, यानी कि 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? एक बार इधर वाला बीच वाला कमेंट दिखाइएगा, क्या है बीच वाला? अगर कोई स्टेट को एक रिलीजन में बना दिया जाए, अगर कोई किसी स्टेट को एक रिलीजन में बना दिया जाए तो सर इस पर केस हो सकता है। तो स्टेट का नहीं बना सकते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है ना। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वो मतलब वहां पर प्रेसिडेंट रूल वगैरह लागू कर देंगे, क्योंकि हमारे संविधान का उल्लंघन होगा अगर ऐसा कोई करता है तो, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे चला हम लोग। यहां तक किसी का कोई दिक्कत? अरे एग्जाम्पल बताया तो आप तब अभी क्या बताया मैंने? 16 क्लॉज 5 का एग्जाम्पल कि मंदिर जो है उसको, अगर कोई टेम्पल है तो वहां पर जो पुजारी हो सकते हैं वो हिंदू हो सकते हैं, वहां पर जो अगर आईएएस आईपीएस को अपॉइंट किया जो वो हिंदू धर्म के ही हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मदरसा है, कोई वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हो सकते हैं वहां पर अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट तो मुस्लिम्स ही हो सकते हैं, है ना। याद रखिएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना, सेक्युलर का मतलब यह है गुलू बघेल जी की सभी धर्मों को फंड करती है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही फंड कर रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही फंड करी, या सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन को ही फंड करी, या सिर्फ और सिर्फ सिख को ही फंड कर रही है। अगर फंड कर रही है गवर्नमेंट तो सभी धर्मों को फंड कर रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर क्या कहते हैं हिंदू को करती, सिर्फ और मुस्लिम को करती, तो फिर कहते हैं कि सेक्युलर नहीं है। सभी धर्मों को बराबर वो माना जाता है, सभी धर्म को फंड किया जाता है ना। क्लियर पॉइंट गोलू? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर इन फ्यूचर कभी किसी स्टेट को रिलीजियस स्टेट नहीं बना सकते, है ना। रिलीजियस स्टेट कभी किसी स्टेट को बना ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि सेक्युलरिज्म हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। याद रखिएगा, सेक्युलरिज्म जो है वो हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, उसको बदल ही नहीं सकते कभी। तो कभी कोई स्टेट जो है ये आपका मतलब जो है रिलीजियस हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए आगे चला हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आर्टिकल, अब देखिए यहां पर कुछ केसेस हैं। एक केस है याद रखिएगा जिसमें कि सबसे पहला याद रखिएगा एक कमीशन है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। कुछ डेवलपमेंट है, इसको आप लोगों को समझना है। जिसे हम लोग कहते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ये कब बना था? तो ये बना था दोस्तों याद रखिएगा 1953 में। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे काका कालेकर, है ना, ये इसके हेड थे। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के रिपोर्ट पर एससी एसटी को क्या मिला? रिजर्वेशन। एससी एसटी को रिजर्वेशन, है ना। यानी कि काका कालेकर कमीशन जो बनाया गया था 1953 में, है ना, वो मूल संविधान में था सौरभ, किसी संविधान संशोधन के तहत ऐड नहीं किया गया था। ठीक है, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा सियाराम जी आपका प्रश्न नहीं दिखा है, प्रश्न आप अपना एक बार बता दीजिए क्या प्रश्न है।
जो समझा रहे हैं आप समझिए, जब मैं प्रश्न पूछूं तब आप प्रश्न पूछिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तब आप लोग सवाल पूछिए। अगर आप लोग ऐसे पढ़ाते समय बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे तो हम आपके सवालों के जवाब देने में ही पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। फिर आप नई चीजें सीख नहीं पाओगे। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तब आप सवाल पूछिए। आप ना क्या है दिक्कत, क्या है आप लोगों में, खास करके यहां पर जो एनडीए के जो स्टूडेंट हैं उनमें क्या समस्या है, वो जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो पढ़ना नहीं चाह रहे, वो सिर्फ अपने मन में जो डाउट्स हैं उसे दूर करना चाह रहे हैं। तो ऐसे फिर आप ना पूरा फंडामेंटल राइट ही चलता रहेगा। आप लोगों को बस यहां पर सीखने के लिए नहीं आते हैं, आप अपनी जानकारी को जानने के लिए, अपने जो डाउट्स हैं उसको दूर करने के लिए आते हैं। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो नहीं सीखना है आपको। तो थोड़ा जब मैं सवाल आपसे पूछूं उस समय आप सवाल किया करिए कि सर ये डाउट है, ये डाउट है, ये डाउट है, ये बताइए। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग अपने डाउट्स लिख रहे हैं कमेंट में, है ना। सीखने के लिए थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है, ठीक। अब मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं उसमें आप कुछ और ही पूछ रहे हैं। मैंने ये बताया कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस जो है 1953 में बना। इसको ये काम दिया कि आप ये बताइए कि कौन कौन सा जो है, कौन कौन सा क्या है बैकवर्ड है, कौन कौन सा पिछड़ा है। तो काका कालेकर कमीशन काका कालेकर की अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो इसको बोलता है काका कालेकर कमीशन। और याद रखिएगा, ये काका कालेकर ने कहा कि ये एससी कम्युनिटी और एसटी के अंदर जो लोग हैं वो क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, तो इनको क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इनके रिकमेंडेशन पर क्या मिल गया, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला। इसके बाद फिर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग आता है। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना। और ये कब आता है, तो ये आता है दोस्तों याद रखिएगा 1979। इसके हेड कौन होता है, तो इसके हेड होता है बीपी मंडल। कौन होता है इसके हेड, बीपी मंडल। और ये बीपी मंडल चूंकि इसके हेड होते हैं तो इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है मंडल कमीशन के नाम से, है ना। किस नाम से जाना जाता है, इनको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है। और ये अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ये अपने रिपोर्ट में कहते हैं, ये अपना रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं कि जो एससी एसटी के अलावे 52% लोग क्या हैं, 52% लोग पिछड़े, 52% लोग क्या हैं, पिछड़े हैं, यानी कि बैकवर्ड हैं। ये कहते हैं ऐसे कि एससी एसटी के अलावे जो 52% लोग हैं वो क्या है, बैकवर्ड है। और ये कहते हैं कि इसलिए एससी को कितना प्रतिशत, 15% रिजर्वेशन मिले गवर्नमेंट जॉब्स में, एसटी को 7.5% मिले, और जो ओबीसी है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी एससी और एसटी के अलावे जो बैकवर्ड क्लासेस है उसी को क्या बोलेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहेंगे, ओबीसी कहेंगे। और इन्होंने क्या कहा कि ओबीसी को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन मिले, 27% रिजर्वेशन मिले। ओबीसी को कितना परसेंट रिजर्वेशन मिले, 27% रिजर्वेशन मिले। ऐसा कहा किसने, ऐसा कहा मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में। मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो है ना तो इंदिरा गांधी लागू कर पाई, है ना, ठीक है, और ना ही मतलब ये मंडल कमीशन का जो मतलब वो गठन वो किसने किया था, वो किया था याद रखिएगा जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में कौन, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री तब मंडल कमीशन का गठन हुआ। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट को लागू करती तब तक उनकी सरकार गिर गई। 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी इसको लागू नहीं की, है ना। फिर इंदिरा गांधी का डेथ, फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी भी इसको लागू नहीं किए। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद याद रखिएगा 1989 आता है। 1989 में याद रखिएगा वीपी मंडल नहीं, याद रखिएगा वीपी सिंह क्या बनते हैं, वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और वो जैसे गवर्नमेंट में आते हैं वो 1990 में क्या करते हैं, वो 1990 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं। यानी कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू कर देते हैं कब, 1990 में को लागू करते हैं। और इसी के बाद एससी एसटी और ओबीसी, यानी एससी एसटी को तो पहले से रिजर्वेशन था, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन कब मिला, ओबीसी को जाकर 1990 में रिजर्वेशन मिला,
27%, SC को 15%, ST को 7.5%, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, जब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है 1991। 1991 में क्या होता है, फिर ध्यान से समझिएगा। इस समय प्रधानमंत्री होता है पीवी नरसिम्हा राव। जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है 27% का, पूरे देश में क्या होता है, इसका विद्रोह। पूरे देश में जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आत्मदाह करना शुरू करते हैं, सुसाइड करना शुरू कर देते हैं, खुद को आग लगाना शुरू कर देते हैं, पूरा मतलब जो रेल को क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं, बस जलाना, ये सब पूरा मतलब विद्रोह करना शुरू कर देते हैं जो जनरल के बच्चे होते हैं, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं। 1991 याद रखिएगा, जो वीपी सिंह काफी दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए थे, उनको अविश्वास प्रस्ताव के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी और बीजेपी ने सपोर्ट खींच लिया तो उनकी सरकार जो है वो गिर जाती है। फिर 1991 में कौन बनता है प्रधानमंत्री, 1991 में प्रधानमंत्री बनते हैं, याद रखिएगा उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव क्या करते हैं, याद रखिएगा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, यानी एक ऑर्डर जारी करते हैं, एक आदेश जारी करते हैं, और उस आदेश के द्वारा क्या करते हैं, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% रिजर्वेशन देते। ऐसा नहीं कि पहले जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिला था। 1991 में जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन मिला था 10%। उसे बोलते थे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनको क्या मिला, उनको गवर्नमेंट जॉब में 10% आरक्षण मिला। किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, है ना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यानी कि ऑर्डर जारी करके ऐसा किया गया। तो फिर इस रिजर्वेशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ, डिफरेंट रिजर्वेशन के खिलाफ एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्या नाम है उस केस का, कोई बता सकता है, एनीवन? देखते हैं किसे पता है। एक केस आता है, एक वकील थी सुप्रीम कोर्ट की, वो इन चीजों को देखती रहती है, वॉच करती रहती है कि क्या चल रहा है, और उसके बाद ये इन सभी चीजों को क्या करती हैं, चैलेंज करती हैं। इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव, है ना, शुभम कुमार। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी बताइए। उस केस का नाम क्या है, किसी को पता है तो बताओ। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं। इंदिरा सहनी, वेरी गुड शिवम, बिल्कुल आपने सही बताया है। इंदिरा सहनी, इंदिरा सहनी जी इस चीज को देखते रहते हैं, और इसमें इंदिरा सहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस आता है 1992 में। इसमें ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है और ये सभी जो ईबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी उन्हें खास करके जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इस रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। यहां पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इस आधार पर चैलेंज किया जाता है कि ये जो आपने 1991 में ऑर्डर जारी करके सरकार ने क्या किया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो रिजर्वेशन दिया, ये कैसे दिया। हमारे संविधान में रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। आर्टिकल 16 क्लाउज 4 कहता है कि गवर्नमेंट विशेष प्रावधान बना सकती है, लेकिन वैसे लोगों के लिए बना सकती है जो कि सामाजिक और किससे रूप में, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। उनके लिए सीटें रिजर्व हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में। हमारा संविधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बात नहीं करता है, यानी कि ये जो गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डर जारी करके रिजर्वेशन दिया है, ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इनकी बात को सुनती है, इंदिरा सहनी जी की बात को, कहती है बिल्कुल इंदिरा सहनी जी आपकी बात सही है, हमारा संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात करता है। आर्टिकल 16 क्लाउज 4, हमारे संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि आर्थिक रूप से, जो आर्थिक आधार पर यानी कि इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन देने की बात नहीं करी गई है। तो ये गवर्नमेंट ने अगर ऐसा किया है तो ये गलत है, तो इसको क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। यानी कि सबसे पहला गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के 10% रिजर्वेशन को
रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, कहा कि नहीं ये जो रिजर्वेशन है वो आपका सही नहीं है, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात नहीं करी गई है हमारे संविधान में, तो ये गलत है, ये संविधान का उल्लंघन है, नहीं कर सकते आप। दूसरा, इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन यानी जो आरक्षण है ना, आरक्षण का मैक्सिमम लिमिट जो हो सकता है, रिजर्वेशन का मैक्सिमम लिमिट यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कैन बी 50%, यानी कि रिजर्वेशन 50% से आप अधिक नहीं दे सकते, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, यानी कि कुछ अगर विशिष्ट परिस्थिति है, कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, कोई अगर विशेष परिस्थिति ऐसी बन गई है, तो उस कंडीशन में ये जो 50% का जो वो है उसको वो करके ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आप जो है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये क्रीमी लेयर क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे। ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहां पर कहा जाता है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रमोशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन कर दिया है ना, पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन कर दिया। 77वां संविधान संशोधन कब हुआ है देखो 1995 में, ये जजमेंट कब का है 1992 का है। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट कहती है ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हम संविधान में ही संशोधन कर देते हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A डाल देते हैं और उसमें कह देते हैं SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला। अब हमारा संविधान ही कहता है, तो बताइए अब संविधान तो गलत है, हमने संविधान में ही संशोधन करके डाल दिया ये चीज। 1992 में जजमेंट आता है, 1995 में संविधान में संशोधन करके ये चीज डाल दी जाती है 16 क्लॉज 4A में कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक, लेकिन ये कब की बात है, ये 1992 की बात है सियाराम जी। संविधान में संशोधन करके इसी जजमेंट के बाद, इसी निर्णय के बाद पार्लियामेंट ने क्या किया है, इसी निर्णय के बाद पार्लियामेंट में 1995 में जाकर उसको जोड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कहेगा ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, हम संविधान में संशोधन कर देते हैं। और संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 16 4A डाल दिया और कहा कि SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रमोशन मतलब जो आपका रिजर्वेशन अगर आप देते हैं तो रिजर्वेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, रिजर्वेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, रिजर्वेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, अब यहां पर एक दो कमीशन की बात हम लोग और करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे, है ना, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद 2-3 केसेस हैं, है ना, 2-3 जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, जनहित अभियान केस है उसकी बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे जैसे एक जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, इसकी बात करेंगे हम लोग, है ना। क्रीमी लेयर क्या है अभी बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, फिर चलते हैं इसके आगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है किसी कानून की संवैधानिक वैधता को जांचना, किसी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करना, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, है ना। अभी जनरल को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है? मिलता तो है निकिता, है ना, मिलता तो है। ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया तो गया है ना। क्रीमी लेयर क्या है अभी हम लोग बात करते हैं। यार तुम लोग को मतलब तुरंत एकदम स्टार्ट हो जाते हो तुम लोग, आगे बढ़ने तो दो, पहले मुझे वहां पहुंचने तो दो। मैं जो पूछ रहा हूं वहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता नहीं रहे हैं। अब क्रीमी लेयर आप बताएंगे ना, आगे आएंगे तो। क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेमी परिभाषा है ना। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और क्रीमी लेयर ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर, दोनों का एक ही डेफिनेशन। याद रखिएगा, मिनिमम इनकम, मिनिमम जो फैमिली इनकम है कितना होना चाहिए, मतलब कि फैमिली इनकम जो है वो अगर 8 लाख से ज्यादा है, 8 लाख है तो वो क्या होगा, ठीक है। दूसरा, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड कितना होना चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड मिनिमम फैमिली इनकम जो है, मतलब सॉरी यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया,
क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर लिख लो, है ना, नॉन क्रीमी लेयर लिख लो, नॉन क्रीमी लेयर जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, देख लीजिए जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है। कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम हो, एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम हो, इसके बाद याद रखिएगा रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में 2000 स्क्वायर फीट से कम का मकान हो, यानी कि 2000 स्क्वायर फीट से कम का मकान हो। और अर्बन एरिया में, अगर शहरी एरिया है, अर्बन एरिया में शहरी क्षेत्र में 1000 स्क्वायर फीट से कम का प्लॉट हो, मकान हो, कुछ भी प्लॉट हो या मकान हो, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो भी फुलफिल करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, है ना। और जो आपका जो कंडीशन ये फुलफिल करता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं। यानी कि अगर कोई ओबीसी के अंदर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ओबीसी के अंदर मान लीजिए कि अगर किसी फैमिली का इनकम क्या है 8 लाख से ज्यादा है, किसी के पास अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, किसी के पास अगर अर्बन एरिया में 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा फ्लैट है, किसी के पास अगर गांव में 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा मकान है, ठीक है, तो याद रखिएगा तो उसे क्या रखा जाता है, उसे मतलब क्या कहेंगे, क्रीमी लेयर कहेंगे। वो ओबीसी के किस में आएगा, क्रीमी लेयर में आएगा, और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है ना, 27% रिजर्वेशन है ओबीसी को। मैंने अभी अभी बताया है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया गया था तो ओबीसी को कितना 27% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ईडब्ल्यूएस ये आपको समझ में आ गया, नॉन क्रीमी लेयर आपको समझ में आ गया, है ना। नॉन क्रीमी लेयर जो ईडब्ल्यूएस का क्या डेफिनेशन है, ईयरली प्रति वर्ष होगा, है ना। फैमिली इनकम 8 लाख प्रति वर्ष लिख लीजिए, 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो, है ना, 8 लाख पर ईयर से कम हो, ठीक है। सर जनरल को मिलता है रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को बिल्कुल मिलता है। ईडब्ल्यूएस कहां से आता है, जनरल से, जनरल के ही होता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चला हम लोग, कैन आई मूव? नॉन क्रीमी लेयर का हिंदी जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर ही बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को हिंदी में गैर क्रीमी लेयर बोलेंगे, है ना, गैर क्रीमी लेयर बोलेंगे, है ना। और हर चीज का हिंदी नहीं होता है खुशी, है ना, हर चीज का हिंदी नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, बिल्कुल नोट करना है, एक एक जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सबको नोट करना है आपने। 2000 स्क्वायर फीट, यह है स्क्वायर फीट, है ना, स्क्वायर फीट। नहीं, अगर नॉन क्रिमिनल, देखिए रिजर्वेशन आप एक ही चीज का ले सकते हैं। अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का नहीं ले सकते, है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस का ले रहे हैं तो ओबीसी का 2 बार रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। ईडब्ल्यूएस का ब्लॉक से बनेगा एलिसा जी, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो ईडब्ल्यूएस को जब रिजर्वेशन दिया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के तहत, इसके ऊपर एक दोस्तों याद रखिएगा केस आता है, कौन सा, जनहित अभियान, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाता है, इसको क्या किया जाता है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को या रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। ध्यान से समझिए,
यानी जो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है ना, उसको क्या किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। यहां पर जनहित अभियान एक एनजीओ, वो जाकर कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि मालिक, आपने कहा था, आपने इंदिरा सैनी के जजमेंट में, इंदिरा सैनी के केस में आपने ही कहा था कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का मैक्सिमम लिमिट 50% हो सकता है, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। सर बताइए, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बाद तो रिजर्वेशन का लिमिट जो है 59.5% है, क्योंकि एसटी को, पहले से एसटी को कितना रिजर्वेशन, ओबीसी का कितना रिजर्वेशन है, 27% है। इसके बाद एससी का कितना रिजर्वेशन है, 15% है। एसटी का कितना रिजर्वेशन है, 7.5% है। ईडब्ल्यूएस को जोड़ दीजिए सर, कितना हो गया, 10%। तो टोटल जाकर कितना हो जा रहा है, 59.5% रिजर्वेशन हो जा रहा है। और आपने मालिक कहा था इंदिरा सैनी केस में कि जो रिजर्वेशन का लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो फिर यहां पर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि जी, मैंने ऐसा कहा था कि रिजर्वेशन का लिमिट 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही साथ मैंने यह भी कहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर कोई विशेष परिस्थिति है, तो उसमें इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, बढ़ाया जा सकता है। इस लिमिट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जो वर्तमान में जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, एक तो संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। कहेंगे सर कैसे संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसके लिए एक आर्टिकल 15 क्लाउज 6 जोड़ दिया और आर्टिकल 16 क्लाउज 6 जोड़ दिया। 15 क्लाउज 6 में यह कर दिया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बन सकता है, और 16 क्लाउज 6 में भी कह दिया कि ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण दे सकता है, क्योंकि ये संविधान में संशोधन हुआ है, तो ये संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के अंदर भी कई लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर बदलाव हो रहा है, समाज की जो सोशल जो स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो आर्थिक जो मतलब ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को वैध ठहराया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को वैध ठहराया, वैलिड ठहराया, कहा कि वैलिड है। ये 2021 का केस है ना, बस केस का नाम याद रखना है, ईयर वगैरह यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रिसेंट का केस है, ठीक है। आर्टिकल लिख दीजिए, कौन सा आर्टिकल लिख दूं भाई, सारा तो लिखा दिए हैं आर्टिकल। गेटिंग सैलरी इज आवर फंडामेंटल राइट, नो इट इज योर लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट। ईडब्ल्यूएस भी तो किसी कैटेगरी में आता है, तो उसे अलग क्या, मतलब किस कैटेगरी में आता है अवनीश, वो जनरल कैटेगरी के होते हैं जो ईडब्ल्यूएस के होते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी के होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक कमीशन याद रखिएगा सरकार ने बनाया है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन, जी रोहिणी कमीशन। बस इसमें इतना आपको ये याद रखना है, जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का जो गठन हुआ है वो ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन के लिए, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए। इसका मतलब समझना है क्या है। अब देखिए, जो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, है ना, ईबीसी का मतलब होता है एक्सट्रीमली, अति पिछड़ा वर्ग। जो वर्तमान में ईबीसी वर्ड होता है ना, कहीं कहीं यूज होता है, वो होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, अति पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, इन्होंने अभी हाल में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो ओबीसी के लिस्ट की जब बात करते हैं, ओबीसी के लिस्ट की जब बात करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जब लिस्ट की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार का अपना अलग ओबीसी का लिस्ट होता है। केंद्र सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती है, उसमें एक ओबीसी को जो मतलब किस किस ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा, मान लीजिए पूरा
मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसमें पूरे देश में ओबीसी है। हो सकता है कि यूपी के अंदर कोई कास्ट है वो बिहार में ना हो सकता है बिहार में जो कास्ट है वो तमिलनाडु में ना हो। ठीक है, तो इस तरह से सेंटर का अपना एक अलग लिस्ट होता है किसका, ओबीसी का, और उसमें लगभग कितने ओबीसी जातियां हैं, है ना, लगभग उसमें याद रखिएगा 2650 के आसपास, है ना, 2650 के आसपास जातियां हैं जिसको सेंटर ने ओबीसी लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक, अब उस ओवरऑल उसमें जो 2650 लगभग है उसमें ओवरऑल कितना रिजर्वेशन मिलता है, 27% रिजर्वेशन मिलता है उन सभी कास्ट को। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो सेंटर ने 102वां संविधान संशोधन किया था हमारे संविधान में, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2018 में। और इस 2018 के द्वारा दो चीजें करती है पार्लियामेंट। एक तो वो एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देती है, संवैधानिक दर्जा देती है। और उसके लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल 338 बी। और आर्टिकल 338 बी के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि एक पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, उसको क्या दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। और दूसरा 102वें संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, वो कहती है कि स्टेट जो है ना, पहले क्या होता था, स्टेट अपना खुद का ओबीसी का लिस्ट बना सकती थी। स्टेट जो है अपना खुद का ओबीसी का लिस्ट बना सकती थी, केंद्र का अपना खुद का ओबीसी का लिस्ट होता था 102वां संविधान संशोधन के पहले। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करती है कि जो स्टेट का जो अपना ओबीसी का लिस्ट बनाने का पावर था ना, कि बिहार में अगर कोई है तो वो अपना ओबीसी, बिहार राज्य अपना ओबीसी का लिस्ट बना सकता है, यूपी अपना ओबीसी का लिस्ट बना सकता है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, ये सब अपना ओबीसी का लिस्ट खुद का बना सकता है। सेंटर का तो अपना लिस्ट है। 102वें संविधान संशोधन से पहले यह स्थिति थी और वर्तमान में भी यही स्थिति है। कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी मैंने पूरी बात करी ही नहीं। वर्तमान में भी क्या है, यही स्थिति है कि स्टेट अपना ओबीसी का लिस्ट जारी कर सकती है, स्टेट जो है अपना ओबीसी का लिस्ट जारी कर सकती है। वर्तमान में याद रखिएगा 102वां संविधान संशोधन से पहले भी स्टेट क्या कर सकती थी, अपने ओबीसी का लिस्ट जारी कर सकती थी। 102वें संविधान संशोधन में सेंटर क्या करती है, स्टेट के ओबीसी लिस्ट को, अपना ओबीसी का लिस्ट बनाने की शक्ति को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। कह देती है आप अपना ओबीसी का लिस्ट जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर से याद रखिएगा एक संविधान संशोधन होता है 105वां संविधान संशोधन। ये जो 106वां वाला है ना, इसके जस्ट पहले जो संविधान संशोधन होता है वो होता है 105वां संविधान संशोधन। 105वें संविधान संशोधन में पार्लियामेंट स्टेट को अपना ओबीसी लिस्ट जारी करने का पावर फिर से वापस दे देती है, जो कि 102वें के द्वारा छीन ली गई थी। उसको फिर से क्या करती है, 105वें संविधान संशोधन के द्वारा स्टेट को वापस दे दी जाती है कि भैया आप अपना ओबीसी का लिस्ट जारी कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा 102वां संविधान संशोधन के पहले जो स्थिति थी वही वर्तमान में भी स्थिति। 102 के द्वारा छीना गया शक्ति को और 105वें के द्वारा फिर से वापस दे दिया गया उस शक्ति को कि भैया आप अपना ओबीसी का लिस्ट जारी करो। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, अब यहां पर जो ये 2600 के आसपास, लगभग 2650 के आसपास ये जो ओबीसी के जातियां हैं, इनके अंदर भी अब क्या करना है, इनका सब कैटेगराइजेशन करना, इनका भी उपवर्गीकरण करना। इनको अब यह बताना है कि इसमें किस जाति का कितना प्रतिशत है, इसमें जो अलग अलग जातियां हैं उनका क्या परसेंटेज है, ताकि हम उनको उस आधार पर, उनके परसेंटेज के आधार पर क्या कर सके, हम उन्हें रिजर्वेशन दे सके। और ये जो जस्टिस जी रोहिणी कमीशन है, इसने दोस्तों अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है गवर्नमेंट को, सरकार को। ये इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है और ये संभवतः मुझे जैसा उम्मीद है, जैसा मुझे लग रहा है, ये जो रिसेंट की गवर्नमेंट है, रिसेंट की जो सरकार है, ये इस चुनाव के पहले पहले इस जस्टिस जी रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को लागू ना कर दे, ताकि इनको चुनाव में फायदा हो जाए, चुनाव में ये ओबीसी का वोट ले सकें, है ना। क्योंकि हमारे देश में राजनीति किसके आधार पर होती है, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के आधार पर राजनीति होती है, कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन, मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स होता है। तो यहां पर हो सकता है गवर्नमेंट ओबीसी के वोट को पाने के लिए क्या करे, इस जस्टिस जी रोहिणी कमीशन जो है, इसके रिपोर्ट को क्या कर दे, लागू कर दे एग्जाम, मतलब आपके, मतलब उससे पहले पहले, चुनाव से पहले पहले।
ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 17। यहां पर हमारा आर्टिकल 16 का जो डिस्कशन है वो हमारा फिनिश होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टिकल 17। फंडामेंटल राइट अभी बहुत है कृष्णा, है ना, अभी काफी है फंडामेंटल राइट। चलिए, सर मेरा बना था तो उसमें क्रीमी लेयर रहित लिखा था, तो मतलब है वो नॉन क्रीमी लेयर हुआ, है ना। क्रीमी लेयर सहित रहता तो फिर वो क्या होता, क्रीमी लेयर होता। क्रीमी लेयर रहित है तो वो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है ना खुशी? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए ऐसे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ, नेताओं का काम ही है जाति धर्म इसके आधार पर लड़ाना लोगों को, है ना, लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं लड़ना है। मोर देन सफिशियंट है गौरी, है ना। यूपीएससी का एग्जाम यूपीएससी के लेवल का करवा रहे हैं तो वो तो पीसीएससी है ना, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। लगभग ये देख लीजिएगा कितने दिन, इसका पता नहीं, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो होता है आदित्य, वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है ना, वो अलग अलग राज्य अलग अलग उसके लिए करते हैं, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का, है ना। वो जो बनाता है ना उससे पूछ लीजिएगा सर ये कितने दिन के लिए वैलिड रहता है ना। चलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या नाम है बच्ची का? रलिका कुमारी जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, आप मतलब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं। अगर ऐसे बीच में आप क्लास अटेंड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जी रोहिणी कमीशन जो है ना, ओबीसी का जो ओबीसी जो है, ओबीसी केंद्र सरकार के अंदर जो ओबीसी का लिस्ट है, केंद्र सरकार के लिस्ट में ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं? केंद्र सरकार के लिस्ट में टोटल लगभग 2650 के आसपास जातियां हैं, है ना। उस 2650 जातियों का भी सब कैटेगराइजेशन करना कि किस जाति का क्या परसेंटेज है, किस जाति का क्या परसेंटेज है, उसमें कौन अब बहुत पिछड़े हैं, कौन कम पिछड़े हैं, है ना। इस तरह का सब कैटेगराइजेशन, उसका उपवर्गीकरण, उसके लिए सरकार ने बनाया है, जी रोहिणी कमीशन बनाया था। और उसको रिपोर्ट जो है जी रोहिणी कमीशन ने अब सबमिट कर दिया है ना, पिछले साल सबमिट कर दिया इस रिपोर्ट को, ठीक है। आया समझ में? ईडब्ल्यूएस में ओबीसी वाले हो सकते हैं, या तो देखिए आप ओबीसी का रिजर्वेशन ले सकते हैं, उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले हो सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो आप ओबीसी रिजर्वेशन ले सकते हैं। आप अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है मोहन? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन कौन जनरल कैटेगरी में जो है वो ले सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए अलग से ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो आप वो रिजर्वेशन लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। क्या सवाल है तुम्हारा ब्रजेश? सवाल क्या है बताओ। मेन टॉपिक क्या मतलब? मेन टॉपिक क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है अखिल? यूनिफॉर्म सिविल की कोड की बात करेंगे अभी डीपीएसपी में जब जाएंगे तो, है ना। कई सारे कास्ट हैं, है ना, उसका कोई लिस्ट नहीं है जयंत, है ना, उसका कोई लिस्ट नहीं है। लक्ष्मीकांत में इतना डिटेल से नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना डिटेल आपको किसी किताब में पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैन टॉपिक क्या आएगा, मतलब क्या मैन टॉपिक का मतलब क्या, जो आपको लिखाए हैं। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं पॉलिटी के अंदर मैन टॉपिक कौन कौन से हैं, तो पॉलिटी के अंदर जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंट है ना, इमरजेंसी प्रोविजन है, सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं ले सकते हैं अमन, कितनी बार बताया कि अगर आप एससी हैं तो एससी का रिजर्वेशन ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं ले सकते, ठीक है। चलिए सर, हम आज ही क्लास ज्वाइन किए हैं तो पहले पुरानी क्लासेस देखिए आप। कैन ए माइग्रेटेड पर्सन अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अनदर? देखिए वहां का अगर आपको डोमिसाइल है, कुमार सौरभ जी, ईडब्ल्यूएस का तो आप कर सकते हो,
ईडब्ल्यूएस का तो आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए वहाँ का डोमिसाइल है, उस स्टेट का क्या कानून है उसके आधार पर उसके उस पर डिपेंड करता है। उस स्टेट का डोमिसाइल होना पड़ेगा सौरभ जी आपको, तभी ऐसा होता है ना। अगर आप किसी मान लीजिए कि आप यूपी में हैं, अब बिहार में मतलब यूपी के हैं, बिहार में चले गए हैं, वहाँ रह रहे हैं, आपको ईडब्ल्यूएस का जो बनेगा वो या तो आपको जो आपका होम टाउन है वहाँ से बनेगा, या फिर अगर आपका डोमिसाइल बिहार का बन चुका है तो वहाँ का बनेगा। किसी एक ही जगह का बनवा सकते हैं, आप दोनों जगह का नहीं बनवा सकते। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जस्टिस जी रोहिणी कमीशन का संबंध किससे है ना, जनहित अभियान केस का संबंध किससे है ना, आर्टिकल 16 क्लाउज 4A कब जोड़ा गया, क्लाउज 4B कब जोड़ा गया है ना, क्लाउज 5 क्लाउज 6 बार नहीं पूछा था जी, सीडीएस का पेपर देखना जाकर, उसमें पूछा था कि ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन दिया गया 10% वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ये सवाल पूछा था है ना। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सर 80 वालों को ज्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, ये सब देखिए, अब जो संवैधानिक है, संविधान के तहत मिल रहा है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए, नहीं विनय जी, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं गरिमा दीक्षित जी, है ना। आपको अगर चीजें पता है, अगर आप चीजें जानते हैं, तो जितना आपको कराया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन जाकर करिए, है ना, उससे रिलेटेड जाकर क्वेश्चन करिए, आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, जहां तक हमने किया है वहां तक। ब्रजेश, पहली क्लास है तुम्हारी भाई, है ना, तुम ही कह रहे हो कि हमारी पहली क्लास, और पहली क्लास में तुमको डीपीपी करना है। डीपीपी मतलब जितना, जो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए, एक तो 3 दिन क्लास है, रेगुलर जब क्लास हो जाएगी तब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन वगैरह, है ना, जब रेगुलर क्लास हो जाएगी तब। चलिए, और किसी का कोई डाउट? आज की क्लास को अब हम फिर कंक्लूड करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।